बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेगा रोलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका जो मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर में पिछले 3 वर्षों के यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय थे सभी पेपरों को उठाकर, जितने भी आपके रिपीटेड क्वेश्चन थे उन सभी प्रश्नों को उठाकर आज की क्लास के माध्यम से कराने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है, यदि यही आप मेरा कंप्लीट वीडियो देख लोगे तो 80 से 90% पेपर आपका इन्हीं से सॉल्व हो जाएगा। अन्य कोई भी आपको क्लास या फिर अन्य कोई भी आपको क्वेश्चन याद करने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिएगा, ना ज़्यादा समय गवाते हैं, सीधे आज की क्लास के माध्यम से हम बीए थर्ड सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर आज हम चर्चा करेंगे। पेपर के यहाँ से नेम आपको मिलाना है। इसमें आपको पढ़ना है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया 647 AD से लेकर आपको 1200 AD तक इसमें आपको पढ़ना है। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम है और यही आपको पढ़ना है। तो चलिएगा, 2 घंटा आपकी परीक्षा का समय दिया जाएगा और पूरा पेपर आपका 75 नंबर का उचित होगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों को सोल्व करूंगा। इसमें टोटल देखो 5 प्रश्न आपके दिए हुए हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में जो है 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो है मॉडल पेपर तो सोल्व कर ही रहा हूँ, कुछ मैं संपूर्ण पाठ्यक्रम के जो भी रिपीटेड क्वेश्चन थे उनको भी साथ में मैंने इसमें लास्ट में ऐड किया है। ठीक है, तो इस कंप्लीट क्लास को आपको वॉच करके जाना है। यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कल छपेंगे, यही सारे मिलेंगे आपके। तो पहला इसमें का क्वेश्चन देखिएगा कि लाहौर जो है राजवंश क्या है। तो लाहौर जो राजवंश है 1003 ईस्वी से लेकर लगभग जो है 1175 ईस्वी तक जो है कश्मीर के आसपास क्षेत्रों में इसने जो है शासन किया है। इस राजवंश का इतिहास जो है मुख्य रूप से कल्हड़ का जो पुस्तक है इनकी रजत रांगिनी, जो कि रजत रांगिनी में जितने भी राजा हुए हैं भारत में उन सभी का इतिहास इसमें मिलता है। तो इनकी जो पुस्तक में जो कि लाहौर वंश के राजा का भी इसमें उल्लेख मिलता है, ये वंश कब से कब तक चला है, इसकी हम स्थापना, इसकी हम पृष्ठभूमि पर थोड़ी सी हम यदि चर्चा करें तो लाहौर जो कि राजवंश की उत्पत्ति लोहार कोट नामक एक पहाड़ी किले के क्षेत्र में हुई थी, जो वर्तमान पुंछ जिले में जो है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में जो है स्थित था। इस राजवंश की स्थापना में पहले जो है लोहारा की जो राजकुमारी थी दिद्दा ने जो है कश्मीर के राजा जो कि क्षेमगुप्त से विवाह किया था। उनके जो है शासनकाल के बाद 980 ईस्वी तक जो है उन्होंने स्वयं शासन किया और उन्होंने जो है अपने भतीजे जो कि संग्राम राज, जिन्होंने 1003 से लेकर 1000 जो है 28 तक ईस्वी तक जो है शासन किया, इसको जो है कश्मीर के सिंहासन पर उत्तराधिकारी चुना और जिसके साथ ही लाहौर राजवंश की शुरुआत जो हुई थी। तो इस तरह से इनके बारे में आपको संक्षिप्त में आपको लिखना है। प्रमुख यदि हम शासन की बात करें तो संग्राम राज जो कि इनका भतीजा था, तो संग्राम राज जो कि राजवंश के संस्थापक थे, उन्होंने जो है महमूद गजनवी के कश्मीर पर 2 बार जो हमला किया था महमूद गजनवी ने, उसको जो है विफल कर दिया था, उसको हरा दिया था। इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसमें अगला आपका क्वेश्चन है कि ललिता जो है दिव्य कौन थे, इसके बाद धर्मपाल कौन थे। फिर अगला इसमें क्वेश्चन की चंडेल जो है वंश कौन है और सेन वंश के बारे में आपको लिखना है। इन सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे। सबसे पहले जो कि ललिता जो है दिव्य ये कौन है, इनके बारे में समझ लीजिए। तो जो है कश्मीर के जो कि करकोट वंश का सबसे प्रतापी शासक जो कि ललिता दिव्य था, वह जो है बहुत ही बड़ा प्रतापी और जो है विजयी सेना राजा था। उसकी जो है सैनिक उपलब्धियों का वर्णन जो है रजत रांगिनी जो पुस्तक है कल्हड़ की उसमें मिलता है। उसने जो है पंजाब और कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज के जो नरेश थे यशोवर्मन, इनके पश्चिमी भाग पर कब्जा कर लिया और वह जो है मात्र विजेता ही नहीं वरन कला साहित्य का संरक्षक भी था। वह जो है बौद्ध धर्म हिंदू धर्म में आस्था भी जो है रखता था। तो इस तरह से ललिता दिव्य के बारे में आपको जो है लिख देना है। अगला इसमें एकदम क्वेश्चन की बात करें कि धर्मपाल कौन थे, तो धर्मपाल एक जो कि महत्वपूर्ण शासक और पाल वंश के राजा थे। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन बने कि धर्मपाल क्या है, तो आप इन सभी को रट तो पाओगे नहीं इसका आंसर। तो अब इस तरह से लिखना है कि धर्मपाल पाल वंश के शासक थे, राजा थे। इन्होंने जो अपने शासन को बचाया, अपने शासन का जो है विस्तार किया। ठीक है, इस तरह से आपको बनाकर आपको लिखना है। जितने भी शासक हुए हैं तो उनके पीछे उनका वंश का जो है नाम अधिकतर आपको मिलेगा। जैसे कि धर्मपाल ये पाल वंश के शासक थे, राजा थे। तो इस तरह से आपको इनके बारे में आपको बना के लिखना है। इनका जो शासन काल था लगभग 770 ईस्वी से लेकर जो है 810 ईस्वी तक जो है इनका शासन काल चला। वे जो है बौद्ध धर्म के एक महान संरक्षक थे, जिन्होंने जो है विक्रमशिला सोमपुरा जैसे जो प्रसिद्ध मठ थे इनकी स्थापना इन्होंने किया और कन्नौज में इंद्र युद्ध को हराकर जो है चक्र युद्ध को राजा जो है बनाया और वे एक योग्य और शक्तिशाली राजा माने जाते हैं। उन्होंने जो अपने शासनकाल में कला
साहित्य, शिक्षा को काफ़ी जो है आगे बढ़ाया। तो इस तरह से आपको इनके बारे में आपको लिखना है। फिर यहाँ से चंडेल वंश क्या है, तो चंडेल वंश, जैसे कि चंडेल वंश का इतिहास क्या है, इसमें जो राजा हुए हैं। अब चंडेल वंश का इतिहास क्या है इसको समझ लीजिए। चंडेल वंश क्या है, तो चंडेल वंश जो कि 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र पर शासन करने वाले राजपूत राजवंश एक था, जिसे जो है जजाक भुक्ति के नाम से भी जो है जाना जाता था। इस वंश के जो संस्थापक थे वो थे जो कि नन्नुक थे। कौन थे? नन्नुक थे। और यह कन्नौज के प्रतिहारों के सामंत के रूप में जो शुरू हुआ। चंडेल वंश अपनी कला, वास्तुकला, विशेष रूप से खुजराहो के जो मंदिर थे उसके लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध था। और जो है उसने महमूद गजनवी जैसे जो आक्रमण का भी जो है सामना किया था। तो इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिखना है। इसके दम महत्वपूर्ण शासक की बात करें तो इसमें जो कि नन्नुक जो हुए थे ये वंश के संस्थापक थे। उसके बाद यशोवर्मन हुए। ठीक है, तो वह जो है शासक अपने लगभग जो है 931 ईस्वी से जो है वंश को अभूतपूर्व शक्ति दिलाई और खुजराहो के भव्य मंदिर का जो है उसको भी बनवाया। उसके बाद यदि हम बात करें जो कि धंग, तो धंग एक जो कि संप्रभुत्व शक्ति के रूप में जो चंडेल वंश की स्थापना और खुजराहो के जो विश्वनाथ मंदिर था उसका निर्माण करवाया था। तो ये अगले शासक हुए। उसके बाद आए जो कि विद्याधर, ते जो है महमूद गजनी के हमलों को जो विफल किया और जो कंदरिया महादेव जो मंदिर था उसका निर्माण जो इन्होंने जो करवाया था। ते थे इनके राजा इस वंश के। ठीक है, उसके बाद सेन वंश क्या है इसको भी समझ लीजिए। तो पाल वंश के पतन के बाद, पाल वंश का जब पतन हुआ तो उसके बाद जो बंगाल में सेन वंश का 11वीं शताब्दी के मध्य उदय हुआ। सेन वंश की नींव डालने वाला व्यक्ति जो है सामंत सेन था। सामंत सेन चंद्रवंशी क्षत्रिय था। कुछ विद्वानों का विचार था कि सेन वंश के लोग संभवतः जो ब्राह्मण थे, किंतु जो अपने सैनिक कर्म के कारण बाद में वे जो क्षत्रिय कहे जाने लगे। यहाँ से डॉक्टर भंडारकर उन्हें जो ब्रह्म क्षत्रिय मानते थे। सामंत सेन और उनका जो पुत्र था हेमंत सेन, दोनों ही सामंत थे और स्वतंत्र शासक जो है नहीं थे। इस तरह से इनके बारे में आपको संक्षिप्त में आपको लिखना है। फिर यहाँ से सेक्शन आपका 20 स्टार्ट हो गया है। इसके प्रश्नों की बात करें तो इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपके करने होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में एक ही क्वेश्चन करने को रहता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा, कन्नौज के जो यशोवर्मन है इनकी उपलब्धियों का जो है आपको विवेचन करना है। फिर है त्रिपक्षीय संघर्ष की विवेचना आपको करना है। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है? मोस्ट वांटेड क्वेश्चन आपके फंसेगा एग्जाम में। कन्नौज के यशोवर्मन की उपलब्धियां, ये भी सेम टू सेम फंसेगा। अगला इस पे क्वेश्चन है कि सोलंकी राजवंश की उपलब्धियों की भी आपको विवेचना करना है। तो तीनों क्वेश्चन यहाँ से हम देखेंगे। सबसे पहले कन्नौज के जो यशोवर्मन हैं इनकी उपलब्धियां क्या हैं? तो इनकी जो उपलब्धियों जैसे कि सैन्य विजय, साहित्य कला को जो है संरक्षण, कन्नौज को एक शक्तिशाली राज्य के केंद्र के रूप में स्थापित करना, इनकी जो उपलब्धियां थी। उन्होंने मगध में एक नया जो है शहर बसाया और चालुक्य युवराज विजयदित्य को बंदी भी बनाया था इन्होंने, और जो अरब के जो आक्रमण थे उसको विफल भी इन्होंने किया था। इसके अलावा उन्होंने जो है भवभूति और वाक्यपतिराज जैसे जो कवि थे उसको आश्रय भी दिया और स्वयं एक कवि भी थे ये। तो इस तरह से आपको लिखना है। यदि हम इनके सैन्य उपलब्धियों की बात करें तो क्षेत्रीय विस्तार, यशोवर्मन ने मगध पर जो अधिकार किया जिससे जो है नालंदा के अभिलेखों में उनकी प्रभुत्ता का उल्लेख हुआ है। उन्होंने जो है कुरु राज्य पर भी जो है आक्रमण किया और उस पर जो है विजय प्राप्ति की थी। यदि अन्य हम उपलब्धियों की बात की जैसे कि अन्य राजाओं की विजय, तो यशोवर्मन ने कन्नौज में सत्ता स्थापित करने के बाद मालवा के जो परमार सियाक थे उसको हराया और कोसाल के राजा को भी पराजित किया। उसके बाद चालुक्यों पर जो है विजय, तो चालुक्य अभिलेखों में उन्हें जो है जो कि सकलोत्तर पथनाथ के रूप में जो संबोधित किया गया है, जो संभवतः उनकी चालुक्य युवराज विजयदित्य को बंदी बनाने की ओर जो संकेत करता है। फिर है अरबों के जो आक्रमण का जो है विफल होना, तो उनके जो है समय में ही अरबों के जो है कन्नौज पर आक्रमण काफ़ी बार हुआ, लेकिन यशोवर्मन ने जो है जितने भी अरब के जो आक्रमण हुए थे उनको विफल कर दिया, उनको हरा दिया। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन था कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसेगा। त्रिपक्षीय संघर्ष को जिसे हम कन्नौज त्रिकोण युद्ध के नाम से भी जो है जाना जाता है। ये 8वीं से लेकर 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तरी भारत के नियंत्रण के लिए लड़ा गया एक लंबा संघर्ष है। इस संघर्ष के में जो है 3 प्रमुख शक्तियां शामिल हैं। एक है पाल वंश, दूसरा है प्रतिहार वंश, तीसरा है राजकोट वंश।
तो प्रतिहार वंश, सबसे पहले पाल वंश क्या है, तो मुख्य रूप से बंगाल और बिहार के क्षेत्रों पर ये जो है शासन करते थे। प्रतिहार वंश कौन थे, ये जो है पश्चिम भारत जो कि आधुनिक राजस्थान और गुजरात पर एक केंद्रित थे। बाद में इन्होंने जो है ऊपरी गंगा घाटी तक अपना विस्तार जो है किया। उसके बाद राजकोट जो वंश था, यह जो है ढक्कन क्षेत्र जो कि आधुनिक महाराष्ट्र कर्नाटक में जो है स्थित था, वहाँ पर इसका जो है राज्य था या फिर शासन करता था। अब इसका संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, ये भी समझ लीजिए इन तीनों के बीच में। तो संघर्ष का जो प्राथमिक उद्देश्य था, उत्तरी भारत की तत्कालीन राजधानी कन्नौज थी। ये कन्नौज को जो है अपनी राजधानी तीनों बनाना चाहते थे, इसलिए इन तीनों ने आपस में काफी लंबे समय तक लड़ाई की, संघर्ष किया। ठीक है, उस पर नियंत्रण जो है स्थापित करना था। कन्नौज पर जो है अधिकार करना एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक और राजनीतिक लाभ माना जाता था, क्योंकि यह जो है क्षेत्र उपजाऊ गंगा यमुना में जो है स्थित था और प्राचीन काल से ही उत्तरी भारत में संप्रभुता का प्रतीक भी जो है रहा है। अब संघर्ष की विशेषता क्या है, जैसे कि यह जो है लंबे समय तक जो है चला। तो ये जो युद्ध था लगभग 2 शताब्दियों तक रुक रुक कर जो है चलता रहा, जिसमें जो तीनों राजवंशों ने बार बार एक दूसरे के क्षेत्रों पर हमला किया और कब्जा किया। उसके बाद अगले हम विशेषता की बात करें तो गठबंधन और जो है विश्वासघात। तो राजवंशों ने अक्सर एक दूसरे के खिलाफ जो है अस्थायी गठबंधन बनाए, जो सत्ता संतुलन बदलने पर जो है टूट जाते थे। उसके बाद है सैन्य शक्ति का प्रदर्शन। तो तीनों ने जो है राजवंश शक्तिशाली सैन्य बल रखते थे, मतलब तीनों जो राजवंश थे इनकी काफ़ी शक्तिशाली सैनिक थे। ठीक है, पाल अपने जो है हथियारों के लिए, प्रतिवार जो थे अपने घुड़सवारी के लिए, और जो राजकोट थे ये जो है संतुलित शक्तिशाली और ढक्कन सेना के लिए जो है जाने जाते थे। तीनों की जो है जो सेना थी काफ़ी शक्तिशाली थी। अब बाद में इसका परिणाम क्या हुआ, जो है कन्नौज राजधानी को लेकर के इस लंबे और जो है थकाऊ संघर्ष के परिणाम स्वरूप तीनों की जो शक्तियाँ थी कमजोर हो गई, क्योंकि एक दूसरे पर जो है कब्जा करने के लिए कई लड़ाई करते थे, जिससे इनकी सेना भी कमजोर हुई, इनका धीरे धीरे जो है पतन हुआ। हालांकि जो है प्रतिहार जो है अंततः कुछ समय के लिए कन्नौज पर जो है नियंत्रण हासिल करने में सफल रहे, लेकिन जो है यह जीत क्षण भंगुर साबित हुई। निरंतर युद्धों ने उनकी शक्ति को समाप्त कर दिया और जिससे जो उनके साम्राज्य का विघटन हो गया और अंततः 10वीं शताब्दी के अंत तक क्षेत्रीय शक्तियों का उदय भी हुआ। लास्ट में भी क्या हुआ, संक्षेप में हम कहे तो त्रिपक्षीय संघर्ष उत्तरी भारत की या फिर उत्तरी भारत में सर्वोच्चता के लिए 3 प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों के बीच निर्णायक और विनाशकारी शक्ति संघर्ष था, जो अंततः तीनों के पतन का कारण बनी। मतलब कन्नौज की राजधानी किसी की नहीं बनी, सभी आपस में लड़ रख कर जो है तीनों का पतन हो गया। यही है त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, आपको इस तरह से लिखना है। अब यहाँ से सोलंकी राजवंश क्या है इसको भी समझ लीजिए, जिसे जो है गुजरात के चालुक्य के नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है, ये जो है 10वीं से लेकर जो है 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व की जो है पश्चिमी भारत, अब मुख्य रूप से वर्तमान जो गुजरात था, जो राजस्थान था, इसमें कुछ हिस्सों पर जो है शासन इन्होंने किया था। इस राजवंश ने जो है गुजरात के इतिहास में एक स्वर्ण की स्थापना की और अपनी जो प्रशासनिक संस्कृति थी, वास्तुकला उपलब्धियों के लिए भी जो है जाना जाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब सोलंकी वंश की क्या उपलब्धियां हैं ये भी समझ लीजिए। तो जैसे कि उपलब्धियों में इसकी जो है कला, वास्तुकला, सैन्य अभियान के क्षेत्र में भी थी। उन्होंने जो है जो कि मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है, जो माउंट आबू का जैन मंदिर है, इसका भी निर्माण करवाया था। राजा जय सिंह सिद्धराज के शासनकाल में वंश का विस्तार हुआ और जिसमें जो उन्होंने गुजरात के कई जो पड़ोसी जो प्रदेश थे उसमें अपने साम्राज्य को जो है मिलाया था। तो ये थी इनकी उपलब्धियाँ। अब यहाँ से अगला जो क्वेश्चन कि मुस्लिम जो है आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा का आपको विवेचना करना है। फिर कश्मीर के जो करकुट राजवंश की उपलब्धि आपको लिखना है। फिर अगला इसमें क्वेश्चन कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण जो किया इसके क्या प्रभाव थे। फिर है पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के मध्य जो युद्ध हुए हैं उसके आपको उल्लेख करना है। ठीक है, फिर है अरबों के जो सिंध पर आक्रमण किया था अरब लोगों ने, इसके जो है क्या कारण थे इसकी विवेचना आपको करना है। तो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण के समय भारत की जो राजनीतिक दशा थी वो कैसी थी, तो अत्यंत जो है विखंडित और अस्थिर थी। क्षेत्र जो है देश जो है बहुत छोटे छोटे राज्यों या फिर कह सकते हो स्वतंत्र राज्यों में जो है बटा हुआ था, जिसमें एकता, राष्ट्रीय एकता की भावना का अभाव था। इसमें जो राजनीतिक फूड में बाहरी आक्रमणकारियों के लिए विजय प्राप्त करना काफ़ी आसान था। मतलब जो है जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए
यहाँ पर जो है कह सकते हो शासन करने के लिए। तो जो है यहाँ की जो दशा थी या फिर कह सकते हो यहाँ का जो लोग थे अत्यंत जो विखंडित था। जो राजनीतिक यहाँ की दशा थी भारत की विखंडित थी और अस्थिर थी। देश जो है छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। लोगों में जो है एकता भी नहीं थी, ना तो राष्ट्रीय एकता की भावना थी। तो इस तरह से जो है राजनीतिक फोड़ में जो है बाहरी जो आक्रमणकारी थे उनके लिए यहाँ पर शासन करना ठीक है काफ़ी आसान था। तत्कालीन राजनीतिक स्थिति की हम विशेषताओं की बात करें, जिससे कि जो विभाजित उत्तरी भारत, तो उत्तरी भारत के कई छोटे राजपूत राज्यों में जो है विभाजित था। यह राज्य जो अक्सर आपस में जो है लड़ते रहते थे और प्रमुख राज्यों में कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार, बंगाल के पाल, मालवा के परमार, गुजरात के जो है सोलंकी और बुंदेलखंड के जो राजा थे चंडेल, ये जो है आपस में लड़ा करते थे, जिससे राज्य कह सकते हो कमज़ोर होते गए। उसके बाद है कमज़ोर केंद्रीय सत्ता। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कोई भी जो है मजबूत केंद्रीय शक्ति स्थापित नहीं हो पाई थी जो है पूरे उपमहाद्वीप को एकजुट कर सके। उसके बाद है सामंतवाद और आंतरिक कलह। तो राजाओं की जो है शक्ति उनके सामंतों पर निर्भर करती थी, जो अक्सर स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे। दरबार में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और असंतोष चरम पर था। जैसा कि बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोदी के मामलों में जो है देखा गया है, वह सरदारों ने खुद बाबर को जो है आमंत्रित किया गया था। तो इस तरह से आपको लिखना है। और भी इसके यहाँ से कारण है, जैसे कि जो है सीमावर्ती राज्य। तो भारत की जो सीमा पर विशेष रूप से पंजाब और सिंध में हिंदुशाही साम्राज्य जैसे राज्य थे, जिन्हें जो है महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी के शुरुआती आक्रमण का सामना करना पड़ा। सिंध में भी जो है 2 अरब शासित जो है राज्य थे, जिसमें मुल्तान और जो है मंसूरा इसमें शामिल थे। फिर है दक्षिण भारत की स्थिति। तो दक्षिण भारत में भी जो है शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य थे, जैसे कि पारवर्ती चालुक्य, चोल वंश और जो है बाद में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य था। हालांकि वे उत्तरी भारत की राजनीतिक उथल पुथल से सीधे तौर पर जो है कम प्रभावित हुए थे। उसके बाद है सैन्य दुर्बलता। तो भारतीय राज्यों की जो सैन्य व्यवस्था थी, ये बाहरी अधिक जो है सुसंगठित तुर्की सेनाओं की तुलना में कुछ मामलों में कमज़ोर साबित हुई, जिसके कारण जो अरब लोगों से जो आए उन्होंने जो है भारत पर आक्रमण कर पाए। ठीक है, तो संक्षेप में यदि हम कहें तो मुस्लिम आक्रमण के समय भारत का जो राजनीतिक रूप था खंडित था, क्षेत्र भी बटे हुए थे राज्यों में, और जहाँ राष्ट्रीय एकता की कमी थी, मतलब जो है लोगों में राष्ट्रीय एकता का अभाव था और विभिन्न जो स्थानीय शासक थे अपने अपने हितों के लिए संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे। और इस स्थिति का लाभ उठाकर जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, पहले जो है अरब और फिर तुर्क भारत में प्रवेश करके अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल रहे। ठीक है, फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनबी, इसके आक्रमण का जो है वर्णन कीजिए। महमूद गजनबी ने 1797 से लेकर 1030 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए। इनका उद्देश्य जो है भारत का धन लूटना था। उनके धन प्रमुख आक्रमण की यदि हम बात करें तो 1001 में पेशावर में जयपाल पर इन्होंने जो है आक्रमण किया। उसके बाद 1018 में मथुरा पर इन्होंने जो आक्रमण किया, और सबसे प्रसिद्ध जो इसने आक्रमण किया था वो क्या था, 1025 में गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, जितना भी सोना था उसको लूट लिया। ठीक है, इसका उद्देश्य ही था भारत का जितना खजाना था उसको लूट कर अरब में ले जाना, और कुछ सोना जो है अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए भी यूज करता था। तो यहाँ से हम महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण की हम यहाँ से विस्तार में चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला जो आक्रमण किया था 1001 में, क्योंकि पंजाब के शासन जयपाल पर आक्रमण किया। उसके बाद 1007 में क्योंकि भटिका के शासक सुखपाल को पराजित किया, और जिसने जो है इस्लाम छोड़कर विद्रोह जो है कर दिया था। फिर है 1013 में तो आनंद पाल के नेतृत्व वाली शाही सेना के विरुद्ध युद्ध किया और पेशावर के पास जो है वाहिद में जो है उसे हराया। फिर है 1018 तो मथुरा पर इसने जो आक्रमण किया, वहाँ के जो शासक थे चंद्रपाल, इनको हराया। उसके बाद 1021 में कन्नौज पर कब्जा किया इसने। फिर 1025 में गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर थे, इसमें सबसे कह सकते हो गहरा प्रहार किया, मंदिर का जितना भी सोना था उसको लूट ले गया। फिर 1030 में इसने जो अंतिम आक्रमण के दौरान मलेशिया में जो है इसकी मृत्यु हो गई। मतलब जो है 1030 में अंतिम इसने जो है आक्रमण के दौरान मलेशिया से मृत्यु जो है इसकी हो गई थी। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। तो महमूद गजनबी जो है इन आक्रमण के माध्यम से भारत की जो संपत्ति थी लूटी और अपने साम्राज्य में जो है ले गया,
और जिससे जो भारत की जो रक्षात्मक शक्ति थी वो कमजोर हो गई। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच जो युद्ध हुआ है, तो ये जो है तराई का प्रथम युद्ध हुआ है, दूसरा युद्ध हुआ है। तो प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। फिर दूसरा युद्ध हुआ है 1192 में, इसमें जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, अपनी निर्णायक जो है जीत दर्ज की। तराई का जो दूसरा युद्ध था, निर्णायक जो है लड़ाई साबित हुई। उसके बाद भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की नींव भी जो है रखी गई। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से अरबों का जो है सिंध पर आक्रमण एक ऐतिहासिक घटना है। मतलब जो है अरबों का जो सिंध पर आक्रमण था, इसका वर्णन कीजिए। तो एक ऐतिहासिक ये घटना है जिसका उद्देश्य था कि तत्कालीन और दीर्घकालीन दोनों थे। इसका जो कारण क्या था, तत्कालीन था और दीर्घकालीन भी था। इस जो है आक्रमण ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने जो है सिंध के जो राजा थे दाहिर, इनको जो है पराजित किया, जो तत्कालीन अरबों के विस्तारवादी और व्यापारिक हितों से जो प्रेरित थे। अब आक्रमण के कारण क्या थे, जैसे कि तत्कालीन कारण थे कि सिंध के जो देवल बंदरगाह था, इस पर जो है कुछ इराकी जहाज़ों को जो है लूटा गया था, जिसके जो है भरपाई के लिए खलीफा ने सिंध पर आक्रमण का जो है आदेश दिया था, आक्रमण करने का। फिर है दीर्घकालीन कारण भी थे, जैसे कि आर्थिक लाभ। तो भारत की जो अपार संपत्ति थी उसको जो है लूटना था। उसके बाद है राजनीतिक विस्तार। तो अरबों का जो साम्राज्य था वो विस्तार और खासकर भारत में पैर जमाने की इच्छा थी। उसके बाद है धार्मिक प्रचार। तो इस्लाम धर्म का जो प्रचार करना भी इनका प्रमुख उद्देश्य था। उसके बाद अगला यहाँ से हम बात करें तो यहाँ से सेक्शन आपका सी स्टार्ट हो गया है। इसमें 4 क्वेश्चन आ कहते हैं, जो कि 2 ही प्रश्न आपको करना रहता है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत आपको बताना है। गुर्जर प्रतिहार की उपलब्धियाँ क्या थी और धर्मपाल की उपलब्धियाँ क्या हैं। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए संघर्षों की आपको विवेचना करना है। गढ़वाल शासक की जो है राजनीतिक जो उपलब्धियां हैं वो भी आपको बताना है। उसके बाद है जो कि कलोचिरी राजवंश की राजनीतिक जो भूमिका है, इसका भी आपको जो है वर्णन करना। तो हम सभी क्वेश्चनों को यहाँ से देखेंगे। तो राजपूत कौन थे, इनकी उत्पत्ति के सिद्धांत आपको बताना। तो राजपूत जो है वह लोग थे जिन्होंने 6 ईस्वी से लेकर 12वीं ईस्वी के बीच जो है भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर जो है शासन किया। और उनके जो है इनको राजपूती की उत्पत्ति के कई सारे सिद्धांत इनके बारे में हैं, जिनमें से विदेशी मूल के सिद्धांत हैं, क्षत्रिय सिद्धांत है, अग्निकुंड सिद्धांत इसमें शामिल है। तो राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो तीनों सिद्धांत को समझ लीजिए। विदेशी मूल का जो सिद्धांत के अनुसार शक और हुड़ जैसे जो विदेशी जातियां थी, इनके ये वंशज थे राजपूत। ये जो है मानते हैं, ये सिद्धांत मानता है विदेशी मूल सिद्धांत। जबकि क्षत्रिय जाति उसे जो है वैदिक क्षत्रिय का जो है वंशज मानती थी। वही यदि हम अग्निकुंडी क्षत्रिय सिद्धांत क्या कहता है, क्षत्रिय सिद्धांत कहता है कि ये जो क्षत्रिय वैदिक जो क्षत्रिय थे उसी के जो है वंशज हैं। अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार हम यदि कहें तो पृथ्वीराज रासो में आधारित है, जो इनका ग्रंथ है चंद्रबरदाई का। तो इसमें जो है कहता है कि परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान जैसे जो वंश है, ये जो है ऋषि वरिष्ठ के यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुए हैं, ये सिद्धांत कहता है। तो यहाँ से हम इनकी उत्पत्ति के सिद्धांत को हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। जैसे कि मूल सिद्धांत, विदेशी जो मूल सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार राजपूत जो है विदेशी जातियों जैसे कि शक, होड़, कुषाणों के वंशज हैं, जिन्होंने जो है भारतीय संस्कृति को जो है अपनाया। उसके बाद यदि हम बात कहें क्षत्रिय सिद्धांत, तो ये सिद्धांत मानता है कि जो राजपूत हैं ये भारतीय वैदिक क्षत्रिय परंपरा के वंशज हैं। ठीक है। और इस जो है मत के अनुसार सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजपूत पौराणिक जो राजाओं के वंशज थे। और कुछ विद्वानों का मानना है कि ब्राह्मणों ने जो है विदेशी आक्रमणों से अपनी संस्कृति की जो है रक्षा के लिए हथियार उठाए, वे जो है राजपूत बन के, ये भी कुछ कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं। अग्निकुंडी का सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत बताता है कि चंद्रबरदाई के जो है पृथ्वीराज रासो जो इनका ग्रंथ है, इस पर ये सिद्धांत आधारित है। ये ग्रंथ कहता है कि राजपूत के जो है 4 प्रमुख वंश थे। एक था परमार वंश, चौहान वंश, प्रतिहार वंश और चालुक वंश। तो इनकी जो उत्पत्ति है ऋषि जो है वरिष्ठ के यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुए हैं, ताकि जो है राक्षस का ये लोग जो है संहार कर सके, उनको मार सके। ठीक है। और इस सिद्धांत को कई सारे जो है इतिहासकार जो है मनगढ़ंत मानते हैं। ये सारी चीजें हैं। फिर है एक संयुक्त सिद्धांत।
तो कई इतिहासकार का मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति में भारतीय विदेशी दोनों इसमें तत्व इसमें सम्मिलित हैं। तो राजपूत ना तो पूरी तरह से विदेशी है, ना ही जो है पूरी तरह से भारतीय है, बल्कि दोनों का ये मिश्रण है, ये संयुक्त सिद्धांत कहता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब गुर्जर प्रतिहार क्या है वंश, इसके बारे में समझ लीजिए। तो गुर्जर प्रतिहार जो कि 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाला एक शक्तिशाली राजवंश था, जिसने भारत के अधिकांश उत्तरी और पश्चिमी भागों पर जो है राज किया। प्रतिहार का जो है अर्थ होता है कि द्वारपाल, मतलब जो है रक्षक होता है। और इस जो है वंश की स्थापना 8वीं शताब्दी की शुरुआत में नागभट्ट प्रथम ने की थी, जिन्होंने जो है अरब आक्रमण को सफलतापूर्वक जो विरोध किया था। और यह जो वंश अपनी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन और बाद में कन्नौज के लिए जो है जाना जाती थी। सबसे महान शासक राजा भोग थे, और यह जो है वंश अपनी कला, वास्तुकला, शिक्षा के संरक्षण के लिए जो है प्रसिद्ध थी। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर है गुर्जर प्रतिहार की उपलब्धियां। तो उत्तर भारत में एक विशाल जो है समाज की स्थापना इसने किया। विदेशी जो आक्रमण थे उससे भारत की रक्षा की, और कन्नौज को अपनी जो है राजधानी बनाई। और उन्होंने जो है कला, साहित्य, वास्तुकला के क्षेत्र में भी काफ़ी योगदान दिया, जिससे संस्कृत और राजनीतिक जो एकता है उसको बढ़ावा मिला। ठीक है, इनकी उपलब्धियों की हम बात की, जैसे कि विशाल जो है साम्राज्य। तो प्रतिहार ने जो है उत्तर भारत के एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी कन्नौज थी। फिर अगली जो इसकी उपलब्धियां थी, अरब आक्रमणों से जो है सुरक्षा। तो नागभट्ट प्रथम जैसे शासक ने जो है जो आक्रमणकारी थे अरब के, उनको हराया, जिससे भारत की जो सीमाओं को सुरक्षित रखने में जो है मदद मिली। उसके बाद है शक्तिशाली सेना। तो मिहिर भोज के शासनकाल में उनकी जो सेना थी इतनी शक्तिशाली थी कि अरब सेना आगे नहीं बढ़ सकी। जैसे कि अब इतिहासकार जो कि मसूदी ने लिखा है कि जिनकी सेना थी इतनी ताकतवर थी मिहिर भोज की, कि जो अरब की सेना थी वो आगे बढ़ ही नहीं पाई, इनसे जो है जीत ही नहीं पाई। फिर है तो गढ़वाल शासक कौन थे? तो इन्होंने जो है 11वीं से लेकर 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत में कन्नौज और वाराणसी को जो अपनी राजधानी बनाकर शासन करने वाले राजवंश के शासक थे। चंद्रदेव ने इस राजवंश की स्थापना की, जिसके बाद जो है गोविंद चंद्र जैसे शक्तिशाली जो है शासक हुए। और इस जो है राजवंश में, मतलब ये जिसने भी इस राजवंश के शासक हुए, उन्होंने जो है जो इस्लामी आक्रमण हुए उनके खिलाफ जो है अपने जो है राज्य की रक्षा की। और जयचंद्र के समय में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में जो है उन्हें हराया, और जिससे जो है राजवंश का जो अंत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर यहाँ से प्रमुख यदि हम इसके शासक की बात करें, इसमें जो राजा हुए हैं, तो चंद्रदेव जो है उन्होंने 1080 से लेकर 1100 तक के आसपास जो है इस वंश की स्थापना की। उसके बाद आए गोविंद जय चंद्र जी, तो ये जो है सबसे शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने पाल वंश के राजकों को हराया और कलोचरी के जो राजा थे उनको भी हराया। अगले हम शासक की बात करें तो जयचंद्र, तो ये जो है राजवंश के अंतिम जो है शासक थे, और 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक से जो है पराजित हुए, जिससे राजवंश का जो है अंत हो गया। उसके बाद अब जो कि कलचुरी राजवंश क्या है इसको भी समझ लीजिए। तो कलचुरी जो राजवंश है ये एक प्राचीन जो है राजवंश था, जिसने जो है मध्य और दक्षिण भारत के विभिन्न जो हिस्सों पर शासन किया। इस राजवंश की मुख्य जो है 3 शाखाएं थी। पहले थी महेशमती की जो है कलचुरी, जो कि 6 शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक जो है चली। उसके बाद थी त्रिपुरा के जो है कलचुरी, जो कि 7वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच मानी जाती है। इसके बाद जो है रतनपुर के कलेचरी, जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित थे। तो त्रिपुरा शाखा के सबसे प्रसिद्ध थी, और जबलपुर के पास जो है उसकी राजधानी थी। इसके हम प्रमुख शाखाओं की बात करें तो जो कि 3 इसकी शाखाएं थी, अभी आपको बताई। महत्वपूर्ण इसमें हम शासक की बात करें तो कोकल प्रथम, तो त्रिपुरा जो है कलोचरी वंश के जो संस्थापक थे, उन्होंने जो है लगभग 845 ईस्वी में त्रिपुरा को अपनी राजधानी बनाया, और प्रतिहार राज जो शासक थे भोज को जो है हराया भी था। उसके बाद आए कृष्णराज जी, जो कि महेश मध्य के कलोचरी वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे, जिनके जो है सिक्के कोकड़ तट पर पाए जाते हैं, और माना जाता है कि उन्होंने जो है एलिफेंटा गुफाओं के निर्माण में भी जो है काफ़ी योगदान दिया था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर जो है आक्रमण का वर्णन करना आपको। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर जो है कई सारे आक्रमण किए, जिनका जो है पहला आक्रमण 1775 ईस्वी में मुल्तान पर किया था।
और उसकी जो है प्रमुख लड़ाइयों में 1191 ईस्वी में तराई का प्रथम युद्ध, जो कि पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जो है से हार गया था। उसके बाद फिर 1192 में फिर से पृथ्वीराज चौहान से जो है इसका जो है युद्ध हुआ और इसमें उसकी जीत हुई। उसके बाद 1174 ईस्वी में गुजरात का युद्ध हुआ, जिसमें से है भीम द्वितीय से जो है हारा। उसके बाद जो है 1206 ईस्वी में पंजाब के जो कि खोखर विद्रोह को जो है दबाने के बाद उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद उसे जो है गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव जो है रखी। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से परमार वंश क्या है इसको समझ लीजिए। तो परमार वंश जो कि एक राजपूत राजवंश था, जिसने जो है 9वीं से लेकर जो है 14वीं शताब्दी के मध्य भारत में जो मालवा क्षेत्र था उस पर जो है शासन किया। इस वंश की स्थापना राजा उपेंद्र या फिर जो है कृष्णराज ने की थी। इसकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, फिर बाद में जो है थार में जो है स्थानांतरित कर दी गई। राजा भोग जो इस वंश के सबसे प्रसिद्ध और प्रतापी शासकों में से एक थे। उनका जो शासनकाल था अपनी वैज्ञानिक और साहित्यिक उन्नति के लिए जो जाना जाता है। ठीक, तो इस तरह से आपको लिखना है इसके बारे में। अब यहाँ से अगला जो क्वेश्चन है कि देवपाल की उपलब्धियों का आपको जो वर्णन करना है। तो इनकी बहुत सारी उपलब्धियाँ, जैसे कि सैन्य विजय, साम्राज्य के उन्होंने जो है विस्तार किया, प्रशासनिक सुधार किए, कला और जो है साहित्य का संरक्षण इसमें शामिल है। तो वह जो है पाल साम्राज्य का सबसे जो है महान शासक थे, जिन्होंने जो अपने साम्राज्य को हिमालय से जो है विंध्य और पूर्वी के क्षेत्र में जो है समुद्र तक फैलाया। उन्होंने जो है असम, उड़ीसा, नेपाल जैसे क्षेत्रों को जो है जीत लिया था। इनके उपलब्धियों की हम बात करें, जैसे कि साम्राज्य से विस्तार, तो देवपाल ने जो अपने साम्राज्य का विस्तार हिमालय से विंध्य तक जो है पूर्वी से पश्चिम समुद्र तक जो है फैलाया। उसके बाद सैन्य जो है विजय, उन्होंने जो है असम, उड़ीसा, नेपाल के कुछ हिस्सों पर जो है विजय प्राप्ति की थी। उसके बाद है प्रतिहार और राजकोट पर जो है विजय। उनके जो है शासनकाल में गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज पर जो है जीत हासिल की, जिसने जो है अरब यात्री जो था सुलेमान को जो है उन्हें राजकोट और प्रतिहार शासकों में सबसे शक्तिशाली जो है बताया। उसके बाद है बादल स्तंभ लेख। तो इस लेख में देवपाल के बारे में कहा गया है उन्होंने उत्कल के लोगों का जो है सफाया किया, होड़ों को जो है पराजित किया और द्रविड़ और जो गुर्जर शासक थे इनके घमंड को भी जो है तोड़ा। उसके बाद है क्योंकि मुंगेर की राजधानी, तो उन्होंने जो अपनी राजधानी मुंगेर में जो है स्थापित की। इस तरह सबको लिखना है इनकी उपलब्धियाँ। फिर है तराई का जो है प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध, जो कि प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के मध्य में। तो इसमें जो पृथ्वीराज चौहान जो है जीत गया था। फिर दूसरा युद्ध फिर हुआ इन्हीं के मध्य में, जो कि फिर दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। तो इसमें जो है मोहम्मद गौरी जो है जीत गई थी और पृथ्वीराज चौहान जो है बुरी तरह हार गया था। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। तो मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को हराकर उत्तरी भारत में जो है मुस्लिम शासन का मार्ग जो है प्रशस्त किया। मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को गजनी में जो है कैद कर लिया था। इस तरह से आपको लिखना है। अब इसमें अगला क्वेश्चन कि पृथ्वीराज रासो क्या है। तो एक जो है एक ब्रज भाषा का एक महाकाव्य है, जिसे जो है चंद्रबरदई ने जो है लिखा था। यह जो है सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन और उसकी वीरता पर आधारित है, जिसमें ऐतिहासिक घटना के साथ साथ काल्पनिक विवरण भी इसमें है। इस ग्रंथ को हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है माना जाता है, जिसमें जो है युद्ध राजसी जीवन का इसमें जो चित्रण किया गया है। किसके बारे में? पृथ्वीराज चौहान के बारे में। ठीक है, चलेगा। फिर इसमें अगला क्वेश्चन कि मिहिर भोज की जो उपलब्धियाँ क्या हैं, इसको भी समझ लीजिए। इनकी बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, जैसे कि सैन्य विजय, साम्राज्य का विस्तार इन्होंने भी किया, प्रशासनिक सुधार किए, कला और संस्कृति को जो है बढ़ावा इन्होंने दिया। तो उन्होंने जो है गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य को मजबूत किया, पाल और जो राजकोट थे जैसे जो राजवंश थे उनको हराया और अपनी कुशल जो है घुड़सवारी सेना के दम पर साम्राज्य की पश्चिमी सीमाओं को जो है अरब आक्रमण से जो है सुरक्षित किया। तो इस तरह से आपको लिखना है। इनके और हम बात करें उपलब्धियों की, जैसे कि जो है साम्राज्य का विस्तार। तो मिहिर भोज ने अपने साम्राज्य का जो विस्तार कश्मीर से लेकर के पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जो है वहाँ तक इस जो है अपना साम्राज्य जो है विस्तार किया। उसके बाद आक्रमणकारी जो थे उनको विफल इन्होंने किया। उन्होंने जो है इमरान बिन मूसा के कह सकते हो, जो कि अनमाह फौज नामक इस स्थान को जीत कर अरबों के आक्रमण को जो है कई शताब्दियों तक जो है विफल किया। उसके बाद विजय जो है अभियान, तो उन्होंने जो है मध्य भारत में कई जो है जीत हासिल की, जिससे जो है गुर्जर प्रतिहार को उत्तर भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में जो है स्थापित किया। और यदि हम उपलब्धियों की बात करें तो प्रतिस्पर्धियों पर जो है विजय, तो उन्होंने जो है पाल वंश, देवपाल
और गुजरात के जो राजकोट राजा थे उनको भी हराया था। उसके बाद है मजबूत सेना। उनकी जो घुड़सवारी सेना उस समय की विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से जो है मानी जाती थी। इस तरह से आपको लिखना है। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत की जो राजनीतिक स्थिति कैसी थी, तो शून्यता जो है छा गई थी। उसमें जो है राजनीति में जो था शून्यता छा गई थी। उनका जो विशाल साम्राज्य था कई छोटे छोटे राज्यों में जो बिखर गया था, और जिससे जो है अस्थिरता और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस काल में प्रमुख शक्तियों के तीन जो है राजवंशों ने, जैसे पश्चिमी भारत में जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश, पूर्वी भारत में पाल वंश और मध्य भारत में राजकोट वंश का उदय हुआ, जिन्होंने जो एक दूसरे के विरुद्ध जो है संघर्ष किया। विशेषकर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जो एक शहर था कन्नौज, इस पर नियंत्रण के लिए जो है ये आपस में तीनों लोग लड़ते रहे। इसी को त्रिपक्षीय हम संघर्ष भी कहते हैं। ठीक है। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन कि नागभट्ट प्रथम कौन है, ये भी समझ लीजिए। तो ये है गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने 730 ईस्वी से लेकर 760 ईस्वी तक के बीच में जो है शासन किया और अपनी राजधानी जो उज्जैन था उसको स्थापित की। उन्होंने जो है सिंध के अरब जो आक्रमणकारी थे उसको सफलतापूर्वक जो खदेड़ा और मालवा, गुजरात, राजस्थान के कुछ हिस्सों पर जो है अपना नियंत्रण जो है बढ़ाया। वह जो एक शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने जो है पश्चिमी भारत को अरब के विस्तारों से जो है बचाया था। तो इस तरह से इनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है। इतनी ही आज की हमारी क्लास थी। इसमें महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन थे सभी को मैंने करा दिया है। आशा करता हूँ आपका पेपर इन्हीं से जो है छप के आएगा, इन्हीं क्वेश्चनों से बन के आएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।